लास्ट क्लास में हम लोगों ने हमने गुडविल के कैलकुलेशन का टॉपिक स्टार्ट किया था। वो इस गूंज रही है, एक्चुअली क्या है, इसी तरह से बनाया हुआ है, खाली है, इसमें गूंज रही है। बट मैं कोशिश करूंगा थोड़ा स्लो बोलूं कि आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो सुनने में। ओके, स्लो बोलूंगा थोड़ा सा ताकि आपको सुन सके। अब सही आ रही है आपके पास कोई? एक सेकंड में गेट खोल देना है। तो देखिए, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। हमने उसके बेस कंप्लीट कर लिए थे, देन हमने मेथड्स भी कंप्लीट कर लिए थे और हमने स्टार्ट की थी प्रैक्टिस, किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे गुडविल का अमाउंट। आज हम उसको कैलकुलेशन में आगे बढ़ाते हैं और आगे बात करते हैं किस तरह से करना है। देख से काफी दिनों बाद क्लास अटेंड की आपने, बेटा डेली क्या करो। मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा स्लो बोलूं ताकि आवाज कम गूंजे, बाकी कुछ ऐसी तरह बना हुआ है। तो देखिए, हम बात कर रहे थे गुडविल के कैलकुलेशन की और इससे रिलेटेड एग्जांपल स्टार्ट में किया था और एक एग्जांपल कर चुके थे, सेकंड हमारा चल रहा था और उसमें एडजस्टेड प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे। ठीक है, मैं उसको फिर से बताता हूं ताकि आपके और अच्छे से समझ में आ जाए। हिंदी मीडियम की बुक में पेज नंबर 35 पर है, हिंदी मीडियम की बुक में पेज नंबर 35 पे है और उसमें किस तरह से क्वेश्चन करना है, कब हमें एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, जो भी प्रॉफिट हमें दे रखे हैं, गिवन है, यदि उनमें कोई भी एब्नॉर्मल और नॉन वैलिड इंफॉर्मेशन का इफेक्ट है, किसका इफेक्ट है? एब्नॉर्मल और नॉन वैलिड इंफॉर्मेशन का इफेक्ट है, तो उस केस में उन इफेक्ट को रिमूव करने के लिए हमें एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है। इसलिए हम सबसे पहले एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। हमारी वीडियो होगी कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट और इसमें सबसे पहले हमें कॉलम मेंटेन करना है ईयर का, देन हमें मेंटेन करना है प्रॉफिट का, उसके बाद हमें कॉलम बनाना है एडजस्टमेंट्स का। और मैंने आपको बताया कल कि एडजस्टमेंट के 2 कॉलम होंगे, एक एडजस्टमेंट प्लस वाले होंगे और एडजस्टमेंट माइनस वाला। और जब प्रॉफिट में हम ये एडजस्टमेंट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा एडजस्टेड प्रॉफिट। क्या मिलेगा? एडजस्टेड प्रॉफिट। हाउ टू कैलकुलेट, और इसको कैलकुलेट करना कैसे है हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करवा रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ईयर कौन सा है। तो ईयर है 14, 15, 16, 2014, 2014, 2015, 2016। देन हम देखते हैं कि हमारे पास जो प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन है उनके लिए प्रॉफिट कितना है? 40,000, 30,000, 33,000, 40,000, 30,000 एंड 33,000। अब इनमें कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन भी है, जैसे कि 14 में इंफॉर्मेशन है कि 10,000 का एब्नॉर्मल प्रॉफिट उसमें इंक्लूड है। एब्नॉर्मल है ना, एब्नॉर्मल इंफॉर्मेशन तो आनी नहीं चाहिए। अब वो एब्नॉर्मल प्रॉफिट है, ऑब्वियसली प्रॉफिट में ऐड हो चुका था,
उसको अवॉइड करने के लिए हम वहां से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेस कर देंगे। इसलिए कौन से कॉलम में आएगा? इस कॉलम में आएगा, लेस वाले एडजस्टमेंट में आएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि एब्नॉर्मल लॉस, नेक्स्ट में है एब्नॉर्मल लॉस को इंक्लूड कर दिया गया है। नेक्स्ट में एब्नॉर्मल लॉस को इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। अब एब्नॉर्मल लॉस ऑलरेडी लेस होता है ना, लेकिन इसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए हम इसे क्या कर देंगे? इसको हम कर देंगे ऐड, इसलिए ऐड वाले कॉलम में आएगा। लास्ट में है कि 8000 आपकी इनकम है जो इन्वेस्टमेंट से है। हमारा बिजनेस क्या होता है कि हम गुड्स परचेज करें, परचेज करके सेल करें। इन्वेस्टमेंट करना हमारा बिजनेस नहीं है, वो तो इनकम ज्यादा होती है तब हम तो पैसा लगा देते हैं। तो मेन जो होते हैं उससे अलग है, आई मीन ये ट्रेडिंग वर्क नहीं है, नॉन ट्रेडिंग वर्क है। तो इनकम भी कौन सी होगी? नॉन ट्रेडिंग इनकम होगी। हमें करना नॉन ट्रेड और एब्नॉर्मल दोनों के इफेक्ट को हमें हटाना होगा, अवॉइड करना होगा। तो हम इसके लिए उसको भी यहाँ से हटा देंगे और इनकम कितनी थी? इंटरेस्ट का अमाउंट कितना था? 8000, उसको भी यहाँ पर 8000, क्योंकि इनकम है ट्रेड हो रही है। एक अब क्या करना पड़ेगा? अब हमें उसे करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। क्या आपके ये बात समझ में आ गई है? तो देखिए कितना आएगा? 40,000 था, प्लस में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, माइनस में 10,000 का एडजस्टमेंट है। तो 40 में से 10 जाएगा तो अमाउंट आपका आएगा 30,000। 30 इस बार प्लस करना है तो ये हो जाएगा 35,000। इधर कितना हो जाएगा? 25,000, ठीक है। अब इसको हम क्या कहेंगे? हम इसको कहेंगे टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट। टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट कितना हो गया? 65 किलो हो गया, 70। इनका टोटल अमाउंट कितना हो गया? 90 हो गया। कितना हो गया? इनका टोटल अमाउंट हो गया 90,000, ठीक है। एडजस्टेड प्रॉफिट के बाद ये तो अपना स्टेप फर्स्ट है। स्टेप सेकंड क्या था? स्टेप सेकंड था कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो आप लोग जल्दी से रिप्लाई करके बताइए कि इसमें कौन सा प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि एवरेज प्रॉफिट 2 टाइप से होता है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट। यहां दोनों में से कौन सा प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना होगा? सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा या वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा? जल्दी से रिप्लाई करके बताइए। अभिषेक लेखा जल्दी से रिप्लाई करके बताइए कि यहाँ पर सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट होगा या वेटेड? एब्सोल्युटली करेक्ट, सिंपल ही होगा। क्यों होगा? 30,000 से 35 प्रॉफिट अप हुआ बड़ा, बट फिर क्या हुआ? कम होगा। इट मीन जब जिगजैग फॉर्म है, अप एंड डाउन कंडीशंस है, तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट ही कैलकुलेट करेंगे। और सिंपल एवरेज प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो है टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। तो यहां पर टोटल प्रॉफिट हम निकाल चुके हैं, 90,000 आएगा। नंबर ऑफ ईयर 3 है, 1 2 3, इससे 3 से डिवाइड करेंगे तो अपना जो एवरेज प्रॉफिट आया है वो कितना आ गया? 30,000 रुपीज आ गया, ठीक है। अब गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है? गुडविल का कौन सा मेथड है बताइए? गुडविल का इसमें कौन सा मेथड है? इसमें गुडविल का कौन सा मेथड है? स्टेप 3 में ही हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे? हम कैलकुलेट कर लेंगे गुडविल। और आप
इसमें गुडविल का कौन सा मेथड है, तो रिप्लाई सभी करो गुडविल का कौन सा मेथड हमें इसमें यूज करना है। तो मैंने बताया था कि टाइम गिवन हो या फिर परचेज ईयर गिवन हो, टाइम गिवन हो या फिर परचेज ईयर गिवन हो, तो ऑलवेज परचेज ईयर मेथड होता है। और बेस कौन सा है, तो इसमें क्या होता है एवरेज प्रॉफिट के 2 टाइम के बेस पे, 2 ईयर के बेस पे। तो हम जब गुडविल का फॉर्मूला बनाएंगे तो गुडविल का फॉर्मूला क्या बनेगा, गुडविल बनेगा एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। अब यहां पर एवरेज प्रॉफिट तो हमें 30,000 पता है और परचेज ईयर जो गिवन है वो है 2 ईयर। कितना गिवन है 2 ईयर, इसमें मल्टीप्लाई किसे करेंगे 2 से करेंगे। इट मींस अपनी जो गुडविल है उसका आंसर आएगा 60,000। क्या सबके समझ में आ गया है? जल्दी से सभी रिप्लाई करके बताइए, जल्दी से सभी रिप्लाई करके बताइए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा लगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। नेक्स्ट में आपको एक्सप्लेन करना आपको घर से है, तो बट मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूं। ओके, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें 2012, 2013, 2014 3 इयर्स की इंफॉर्मेशन है और अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन 12 के अंदर 25,000 का प्रॉफिट है, 13 में लॉस है 5,000 का, 14 में 20,000 का 22,000 का प्रॉफिट है। बट इसमें देखो 12 में क्या यूज किया, उसमें क्या मेंशन किया है कि 5,000 जो है वो स्पेकुलेशन, आई मीन सट्टे की इनकम प्रॉफिट जो है स्पेकुलेशन प्रॉफिट है वो इसमें ऐड किया है। जुआ ना तो जुआ सट्टा यूज है। अब बिजनेस के लिए क्या ये ट्रेड इनकम है? बिजनेस करना, जुआ सट्टा करना कोई बिजनेस नहीं होता। कोई बिजनेसमैन बिजनेस चला रहा है और साथ में कुछ और भी काम कर रहा है तो वो इसमें नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी इसमें इंक्लूड कर लिया। हम क्या करेंगे, हम उसको लेस करेंगे। ठीक है, तो चलो ये कर लो, जल्दी से हो जाएगा। तो यहाँ ये से कहता हूँ 12, 13 और 14, 12, 13 और 14 अमाउंट की बात करें तो सबसे पहले बार में 25,000, सेकंड वाले की बात करूं तो -5,000 एंड लास्ट ईयर की बात करूं तो 22,000। अब फर्स्ट एडजस्टमेंट आप अप्लाई करोगे, फर्स्ट एडजस्टमेंट कहां लिखना है, कौन से कॉलम में आएगा, एडजस्टमेंट प्लस वाले में या फिर एडजस्टमेंट माइनस वाले में, एडजस्टमेंट प्लस वाले में या फिर एडजस्टमेंट माइनस वाले में, दोनों में से किस में आएगा? जल्दी से रिप्लाई करो, आपको पता है, ये मसौदा भी पता है, तो हम क्या करेंगे, रिप्लाई फिर भी करो, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है। एब्सोल्युटली माइनस में आएगा क्योंकि स्पेकुलेशन की इनकम नॉन ट्रेड इनकम है जो कि ऐड हो चुकी है और इनकम को हटाने के लिए माइनस करना पड़ेगा, इसमें माइनस के कॉलम में आएगा 5,000 रुपीस। उसके बाद हम बात करें अगले में कि 40,000 स्टॉक का लॉस इंक्लूड हो गया, कितने थाउजेंड का, 40,000 का। अब ये कौन सा है, ये एब्नॉर्मल है। अब आपको इस स्टॉक को बिजनेस नहीं होता है तो फिर इसको हम क्यों हटा रहे हैं? एक्चुअली स्टॉक को सेल करने से यदि हमें लॉस हो रहा है वो तो बिजनेस का लॉस है, बट क्या हुआ कि स्टॉक था अचानक आग लग गई है तो आग एक एब्नॉर्मल एक्सीडेंट है, हमेशा सुना होता है, कभी कभार उसका एब्नॉर्मल कंडीशन है या फिर चूहों ने उस माल को काट कर दिया, किसी तरीके से कुछ खराब गया, लॉस हो गया, बिना बेचे ही लॉस हो गया, तो अगर ट्रेडिंग तो की ही नहीं,
मींस ये कौन से नेचर में आएगा, हम एक तरह से एबनॉर्मल लेंगे। कौन सा लेंगे? नॉर्मल लॉस कौन सा होता है कि वो बिजनेस की मेन एक्टिविटी के रीजन से होता है, वो तो होता है नॉर्मल लॉस। और जो बिजनेस की मेन एक्टिविटी के अकॉर्डिंग नहीं होता है वो एबनॉर्मल लॉस होता है। तो इसे 40,000 को हम फिर से क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इसलिए प्लस के कॉलम में आएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं लास्ट में एसेट्स को सेल कर दिया तो प्रॉफिट इंक्लूड है। ये ट्रेड है या नहीं है, एबनॉर्मल है या नहीं, बताओ जल्दी से, यस और नो। ट्रेड है या नहीं है, नॉर्मल या फिर एबनॉर्मल है या नहीं है, जल्दी से यस नो, जल्दी से बताइए। क्या ये ट्रेड है? सही है, बिल्कुल करना चाहिए था, किया ही उसने। तो देखिए बिजनेस का जो काम होता है वो गुड्स को सेल करना होता है, बिजनेस का जो काम होता है वो गुड्स को सेल करना होता है, एसेट्स को सेल करना उसका काम नहीं होता है। पर क्या होता है जब एसेट्स ओल्ड हो जाती है, पुरानी हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो हम उसको सेल कर देते हैं, तो वो किसी कैपिटल इनकम की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, वो हमारा बिजनेस का पार्ट नहीं है। कोई बिजनेसमैन गुड्स परचेस करता है, गुड्स सेल करता है, उसका काम यही है। पर उसकी बिजनेस में अगर कोई फर्नीचर खराब हो गया, टूट गया, तो क्या करेगा, सेल हो जाएगा, तो बिजनेस की इनकम नहीं मानी जाएगी, वो नॉन ट्रेड इनकम मानी जाएगी। इसलिए हम उसको यहाँ से लेस कर देंगे। कितना लेस करेंगे? 2200, 2000। तो यहाँ फर्स्ट में आ जाएगा 20,000, यहाँ पे आ जाएगा 35,000 और यहाँ पे आ जाएगा 20,000। आगे मुझे लगता है आप आराम से कर पाओगे। यहाँ पर आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 40 और ये हो जाएगा 75। कितना प्रॉफिट हो गया? 75। इज दिस क्लियर? कर लोगे? इतना ही करो, आगे कर लोगे इसको, जल्दी से बताइए, आगे कर लोगे इसको, यस और नो? सेम पैटर्न क्वेश्चन है, डिट्टो, यस, ये करेक्ट लगे है। स्वागत है से क्या आपसे आगे हो जाएगा? वेरी गुड, कुणाल का आंसर भी बता दिया। पर कुणाल आंसर 50 कैसे आएगा? कुणाल आंसर 50 कैसे आएगा? बताइए। आर यू श्योर अबाउट योर आंसर? आर यू श्योर अबाउट योर आंसर? तो आप घर से ट्राई करना, फिर प्रोसेस करेंगे इसकी। एक्चुअली 50,000 का आंसर नहीं आएगा, क्योंकि जब इसको डिवाइड करेंगे हम लोग 75 करने के बाद, ठीक है, तो कितना आएगा? 3 कितना आएगा? 25। ठीक है, अभी मैं ये भी कह रहा हूँ कि आपका आंसर करेक्ट है नहीं, मतलब कॉन्फिडेंस चेक कर रहा हूँ कि क्या आप श्योर आंसर देंगे। तो देखिए यहाँ पे इसमें क्या था, जो परचेज मेथड है अभी किसमें कंप्लीट नहीं हुआ है, इस बार एक स्टेप और ऐड हो गई, ध्यान देना। इस बार क्या स्टेप ऐड हो गई, यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले यहाँ तक कोई चेंज नहीं है, यहाँ तक कोई चेंज नहीं है, पहले भी ऐड कर रहा था, अब भी ऐड करेंगे। इस बार का हमारा स्टेप थर्ड भी रहेगी, जिसमें हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन, ध्यान देना अच्छे से, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। क्या करना है? कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। क्योंकि इसमें बोला कि पार्टनर का जो सैलरी है वो कितनी है? 5,000 रुपीज है। कितनी है? 5,000 रुपीज है। तो आप सैलरी नहीं बढ़ेगी तो आपका प्रॉफिट फ्यूचर में इतना नहीं रहेगा। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेंशन करेंगे एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट कितना है? 25,000। अब सैलरी देनी पड़ेगी तो फ्यूचर में क्या होगा, आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूं फ्यूचर में कोई भी आपको लॉस होता है,
आनी होती है तो उसको लेस करते हैं, तो सैलरी ऑफ पार्टनर, और पार्टनर को कितनी सैलरी पे की जाएगी, कहां से 5000, कितनी 5000। इस तरह से आपका जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है वो कितना आ गया 20,000। इससे पहले वाले में क्यों नहीं किया, क्योंकि वहां पे इस तरह की इन्फॉर्मेशन थी नहीं, ओनली एबनॉर्मल और नॉर्मल इन्फॉर्मेशन और अदर एक्सपेंस है फ्यूचर को लेकर तो थी, इसलिए वहां नहीं किया, इसमें दे दिया। अब हम स्टेप 4 में गुडविल कैलकुलेट करेंगे, तो गुडविल इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर, ठीक है। अब देखिए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमने 20,000 कैलकुलेट कर लिया है इनटू परचेज ईयर 3 है, इसका मतलब यहां पर हमारे गुडविल का आंसर है 60,000। कितना आंसर है 60,000। Is this clear? Is this clear? अब आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है वो हम देखते हैं। यहां पर जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट हेडिंग लिखी हुई है, इसके नीचे की बात कर रहा हूं मैं, 12, 13, 14, 15, 16 का प्रॉफिट गिवन है। 12 का प्रॉफिट 10,000, 13 10 12,000, नेक्स्ट 15,000, फिर 20,000, फिर 30,000। तो देखिए रेगुलर जो प्रॉफिट है वो अप हो रहा है या डाउन हो रहा है, जल्दी से बताइए, या अप एंड डाउन हो रहा है। और आपके अकॉर्डिंग कौन सा प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा, सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा या वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज के लिए ऐसे लिख दिया, तो वेटेड एवरेज के लिए W के लिख देना। बताइए सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे या फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे? एब्सोल्युटली, क्योंकि लाभ लगातार प्रॉफिट लगातार जो कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, मैंने कहा रेट इसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, स्टार्ट वन से होता है। तो फर्स्ट डे के प्रॉफिट के लिए रेट क्या होगा, फर्स्ट डे के प्रॉफिट के रेट होगा, फिर होगा 2, फिर होगा 3, फिर होगा 4, देन होगा 5। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, तब आ जाएगा अपना प्रोडक्ट, क्या आ जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है। और इस पूरे प्रोडक्ट को हम प्लस करेंगे, और इस प्लस में किससे डिवाइड करेंगे, वेट से। वेट कितना आएगा 15, और प्रोडक्ट का टोटल आपको यहां करना है, प्रोडक्ट का टोटल यहां पे करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ये आप कैसे करेंगे, इससे आगे वाला भी कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, थर्ड वाला, जिसमें 2012 13 का प्रॉफिट 20,200 गिवन है, 20,200 का प्रॉफिट गिवन है। मैं बता रहा हूं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन जो है वो सीखने में भी है, फर्स्ट ईयर की बुक में भी है, सीबीएसई की, डीके गोयल और ग्रेवाल की बुक में भी है, सभी जगह क्वेश्चन है। एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में भी पूछा गया है, तो हम भी इसको सोल्व करते हैं, बट बड़े ध्यान से समझना, अच्छे से इस पे कंसंट्रेट करना। कोई भी बात आपके समझ में नहीं आती है, विदाउट एनी हेजिटेशन आप पूछना। यहाँ पर सबसे पहले हम वही कंसेप्ट यूज करेंगे कि फर्स्ट कॉलम हमें किसका मेंटेन करना है, हेडिंग को क्या लिखेंगे, स्टेप फर्स्ट, और स्टेप फर्स्ट में हमारा जो काम होगा कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। सबसे पहले क्या करना होगा, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट हमें करना
इज दिस क्लियर? सबसे पहले क्या करेंगे, तो मैं लिख लेता हूं ताकि आपको दिख जाए। स्टेप फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। फॉर्मेट की बात करते हैं। फर्स्ट कॉलम ईयर का होता है, देन प्रॉफिट का होता है, देन एडजस्टमेंट का होता है, प्लस माइनस, और यहां पे हम यूज करेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट। आई थिंक फॉर्मेट की बात तो आपको समझ में आ गई होगी। आई थिंक फॉर्मेट की बात तो आपको समझ में आ गई होगी। कुछ फॉर्मेट में इतना कोई मैटर नहीं है, सिंपल ही है। फॉर्मेट इसका बड़ा सिंपल है, क्वेश्चन भी सिंपल है, थोड़ा सा कंसेप्ट के बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखिए ईयर कहां से है, कौन से ईयर हमें दे दिए हैं, पहले उनकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे 2012-13 दिए हुए हैं। 2012-13 से हमें दिया हुआ है, तो पहले मैं ये लिखता हूँ 2012-13, 2013, 14, 2014, 15, 2015 एंड 16। 4 ईयर्स के प्रॉफिट आई थिंक हमें दे रहे हैं, और हम उनके प्रॉफिट्स भी मेंशन करते हैं। सबसे पहले है 22,200, सॉरी 20,200, then 24,800, 24,800, then 20,000 and then 30,000, 20,000 and 30,000। इस तरह से 4 इयर्स की प्रॉफिट हमें गिवन है, दिए हुए हैं। लेकिन अब क्या करना है, अब क्या करना है हम उसकी बात करते हैं। अब हमें रन एडजस्टमेंट चेक करने हैं कि कौन से एडजस्टमेंट प्लस होंगे और कौन से एडजस्टमेंट माइनस से, ठीक है, कौन से एडजस्टमेंट प्लस होंगे और कौन से एडजस्टमेंट माइनस होंगे। अब हमें ये देखना है। तो सबसे पहले कह रहा है कि December 1, 14 एक प्लांट के रिगार्डिंग मेजर एक्सपेंस हुआ रिपेयर का, और जिसपे कितना एक्सपेंस हुआ 6,000 रुपीज का। अब थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करता हूं कि किसी एसेट्स पर 2 एक्सपेंस होते हैं, एक होता है माइनर और एक होता है मेजर, ठीक है। अब देखिए माइनर और मेजर दो होते हैं। माइनर में कौन से होते हैं, जो एक रूटीन टाइप का वर्क है, जो भी करना पड़ता है, होता ही होता है। कोई ऑयलिंग करना, ग्रीस करना, छोटी मोटी रिपेयर जो माइनर में आती है। बट तो मेजर हम रिपेयर की बात करें, जैसे कोई पार्ट से चेंज कर दिया, हमने रिपेयर नहीं किया, हमने पार्ट ही चेंज कर दिया, तो उसको बोलेंगे हम लोग मेजर रिपेयर्स। क्या बोलेंगे, मेजर रिपेयर्स। और याद रखना मेजर रिपेयर्स एसेट्स ही होता है, कोई एक्सपेंस नहीं होता है। आई मीन मेजर रिपेयर्स रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस नहीं होता है, कैपिटलाइज नेचर का एक्सपेंस होता है। उसको हम एक्सपेंस ट्रीट नहीं करते हैं, उसको हम एक्सपेंस ट्रीट नहीं करते हैं, हम उसको एज एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। तो रिपेयर अलग हो गया। रिपेयर किसको बोलेंगे, रिपेयर किसको बोलेंगे, मेजर रिपेयर को रिपेयर नहीं कहेंगे, मेजर रिपेयर को हम क्या कहेंगे, एसेट्स ही मानेंगे। कितने की 6,000। बट मिस्टेक क्या होगी कि मेजर रिपेयर है पर माइनस हो गया, और किसमें आ गया, रिपेयर आ गया। क्या रिपेयर में उसको इंक्लूड करना था, क्या उसको एक्सपेंस मानना था, मिस्टेक तो हो गई ना। अब हमें करेक्ट तो करना पड़ेगा, करेक्ट तो करना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ गया, क्या आपके पास समझ में आ गई। कोई भी मेजर रिपेयर है, बड़ा रिपेयर का काम है,
इसी एसेट्स के, आई मीन जो पार्ट हम चेंज कर रहे हैं तो वो एक्सपेंस नहीं होगा, इट इज जस्ट पार्ट ऑफ एसेट्स, इसलिए उसको एसेट्स में इंक्लूड करना चाहिए। और प्रॉफिट और लॉस का जब कैलकुलेशन करते हैं, लिसन प्रॉपर्ली, प्रॉफिट और लॉस का हम जब कैलकुलेशन करते हैं, आई मीन क्रेडिट और पी&एल अकाउंट बनाते हैं, तो उसमें एक्सपेंस और इनकम ही आते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज उसमें कभी भी नहीं आते हैं, आ भी नहीं सकते, उनका डेप्रिसिएशन तो आता है पर एसेट नहीं आता। जैसे हमने बिल्डिंग परचेज की, क्या हम क्रेडिट किया पी&एल अकाउंट में, उसे लिखते थे कभी नहीं लिखते थे, उसको लिख भी नहीं सकते, क्योंकि जितने भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज है वो तो केवल बैलेंस शीट में ही लिखी जाती है, ठीक है। तो किस तरह से करना है, अब उसको मिस्टेक क्या की, इसको क्या मान लिया, एक मेजर रिपेयर मान लिया और प्रॉफिट में चार्ज भी कर दिया, तो लिखना नहीं था तो उसने लेस कर दिया, रिपेयर मान लिया प्रॉफिट में लिख दिया, इसका मतलब उसने लेस कर दिया। हम उस इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, फिर से हम उसको ऐड करेंगे, बट कौन से ईयर में, 12 में करेंगे, 13 14 में करेंगे, 14 15 में, कौन से ईयर में करेंगे बताइए, इसको मुझे ऐड करना है, कौन से ईयर के प्रॉफिट में मैं इसे ऐड करूंगा, जल्दी से रिप्लाई करके बताइए कौन से ईयर के प्रॉफिट में मैं इसे ऐड करूंगा। थर्टीन 14 या 14 15, अभिषेक 13 तो हो ही नहीं सकता। देखिए आप 1 अप्रैल 14 से 31 मार्च 15 की बात करें तो दिसंबर का वो मैटर है, मैटर का क्या है, दिसंबर का मैटर है, 30 नहीं लिखा हुआ है, 14 लिखा हुआ है, तो इसीलिए आपको दिसंबर आएगा, इसके तो बाद में अगस्त अप्रैल के बाद दिसंबर आएगा, इसमें दोनों के बीच में है, इसलिए कितना आएगा 14 15 आएगा, 13 14 नहीं आएगा, एक बार जल्दबाजी मुश्किल जाती है, आपको आता है, ये मुझे कॉन्फिडेंस है, ठीक है। तो जल्दबाजी में नहीं करनी है, क्योंकि ये दिसंबर 30 नहीं है, ये दिसंबर 14 है। इज दिस क्लियर? अब इसे बात समझ में आ गया आपकी? अभिषेक ओके, तो मुझे उसको 40 में ऐड करना है और ये मैंने कर दिया ऐड। लेकिन इस मिस्टेक के साथ दो मिस्टेक और इफेक्ट करेंगे कि हमने पहले से एक्सपेंस मान लिया जबकि एसेट्स थी, और जो एक्सपेंस मान लिया तो एक्सपेंस के ऊपर तो कभी डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं होता है क्या, कभी नहीं होगा, एसेट्स पे चार्ज होता है, बट हमने वापस करेक्ट करके उसको क्या कर दिया, हटा दिया, क्या बना दिया, एसेट्स बना दिया, इस ईयर में बना दिया। तो जो एसेट्स बना दिया तो उसका डेप्रिसिएशन कहां है, वो तो लगा ही नहीं ना, क्यों नहीं लगा, क्योंकि आपने एसेट्स माना ही नहीं था, आपने तो उसको क्या मान लिया था, एक्सपेंसेस। तो जो मिस्टेक होगी उसको यहां भी करेक्ट करेंगे कि एक्सपेंस मानने के रीजन से उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ है, तो हमें करना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन हमारे प्रॉफिट क्या करते हैं, कम करते हैं, हम भी कम ही करेंगे। बट परचेज कब की थी, दिसंबर 14 को, इस ईयर में 14 15 में कितने मंथ का डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना है, ये आपके सामने लिखा है, दिसंबर 14 इस दिन को हमने परचेज किया था, कितने मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 4 मंथ का, कितने मंथ का, 4 मंथ। देखिए 1 दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है हमें 6000 रुपए, और इससे अपने प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो 4 ईयर का डेप्रिसिएशन कितना होगा, 4 ईयर का डेप्रिसिएशन कितना होगा, इसमें लिखा है डिप्रिसिएशन मेथड, इसको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं। मैं यहां पे कैलकुलेशन करके बता रहा हूं, 6000 इनटू रेट है 10%,
इंटू 4/12। इसको हम सोल्व करेंगे तो अपना डेफिनेशन आ जाएगा। तो देखिए 0 से 0 0 से 0 कैंसिल, 12 3 जा 4 3 जा 3 से मल्टीप्लाई किया तो 2 मतलब 200 डिवाइड बाय 200 आ गया। तो इस ईयर में तो डेप्रिसिएशन हमें कम करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा, फिर एडजस्ट होकर हमारे पास टाइम। अब ये बताओ डिमिनिशिंग मेथड है तो नेक्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन क्या 6000 लगेगा? नहीं तो किस पे लगेगा बताइए? नेक्स्ट ईयर में 15-16 में जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो किस अमाउंट पे चार्ज होगा? 6000 पे होगा या किसी और पे? आपको बताना है वो अमाउंट कौन सा होगा। कभी आपसे गलती हो जाए इसका मतलब नहीं कि आप रिप्लाई करना बंद कर दोगे, हो जाती है हमसे भी गलती हो जाती है, रिप्लाई हमें दिया करो। कॉन्फिडेंस को आप वीक मत होइए। बताइए किस पे लगेगा? 6000 पे या किसी और अमाउंट पे? चलो मैं बताता हूं क्या होता है कि डिमिनिशिंग मेथड में फर्स्ट पेमेंट जो हमारे एसेट्स 6000 की थी तो उसके ऊपर उस ईयर के एंड में 200 का डेप्रिसिएशन हो ही गया ना। इसका मतलब वो कितने की रहेगी? 5800 की रहेगी। कितने की रहेगी? 5800। तो इस 5800 पर नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा। इस ईयर में जो डेप्रिसिएशन होगा वो 6 पे नहीं लगेगा, वो 5800 पे चार्ज किया जाएगा और वो 10% है इसलिए यहाँ पर इसका अमाउंट आएगा 580। क्या आपके ये अमाउंट समझ में आ गए हैं दोनों? क्या आपके ये दोनों अमाउंट समझ में आ गए हैं? जल्दी से रिप्लाई करके बताइए। और वैसे हमने कहा था कि आपको अपने प्रॉब्लम पूछनी है, आप स्कूल टाइम में कभी भी आके अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आप घर से क्या रिटर्न में इंफॉर्मेशन लेके आए हैं। अब एक को हमने कर दिया, उसके बाद इसमें क्या इंफॉर्मेशन दी है कि स्टॉक जो है 13-14 में ओवर वैल्यू हो गया, हमने स्टॉक की वैल्यू ज्यादा कर दी। 13-14 में स्टॉक की वैल्यू ज्यादा कर दी बाय मिस्टेक। ये मतलब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा करने से प्रॉफिट अप हुआ डाउन हुआ? स्टॉक की वैल्यू ज्यादा करने से प्रॉफिट अप हो गया या डाउन हो गया? जल्दी से ट्राई करें तो 1 मिनट का टाइम है, क्लास जो है वो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगी। उससे मेरा आंसर दे दीजिए। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अप होने से, ओवर वैल्यू होने से प्रॉफिट अप होगा डाउन होगा? चलो मैं बताता हूं। ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक किस तरह लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक सीआर सारे लिखते हैं और सीआर में इनकम आती है। तो जब आप इनकम को ज्यादा करोगे तो प्रॉफिट आपका ज्यादा हो जाएगा। तो इसमें डिस्कस कर लेंगे क्योंकि टाइम ऑलरेडी फिनिश हो चुका है। थैंक यू। आप जो प्रैक्टिस है आप कर रहे हैं, आगे तक करना, नहीं आता क्या बताऊंगा। ओके ओके, थैंक यू। बाकी हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। प्रैक्टिस करना सभी।